हेलो एवरीवन, आई एम सुगांव। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पर हम देखेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ओके, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एकदम सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लोगे। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्न क्या मिला? फर्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि दुर्व्यवहार पर होता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर आपको सही ढंग से तैयार हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे। गैस, अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है तो देखिए आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले हम इस तरह से लिखेंगे कि मंडल आयोग की विफलताओं के अनुरूप 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको इस तरह से लिखना है कि 1978 में बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण या ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। काशीराम और रामविलास पासवान तथा मायावती दलित राजनीति का मसीहा बने। तो हमें प्रश्न क्या मिला था कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखकर आओगे। एकदम सही ढंग से क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमें यहाँ पर मिला कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है? तो देखिए आप इस तरह से लिखोगे,
जब कोई सांसद या विधायक राजनीतिक लाभ से प्रेरित होकर अपने दल को त्याग कर अन्य दल में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल का कृत्य समझा जाता है। इस परिपाटी को रोकने हेतु भारत में 2003 में संसद ने 91वां संविधान संशोधन कानून पास किया, जो मई 2004 से लागू हुआ। इस कानून में प्रावधान है कि दल बदल करने वाले को मंत्री पद अथवा अन्य कोई लाभ का पद नहीं मिल सकता। ठीक है, तो दल बदल क्या है, इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखकर आएंगे। गाइस, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, इन सारे प्रश्नों को आप साथ ही साथ लिखते चलिए, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न यहाँ पर हमें मिला है कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो हम इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखेंगे कि सामूहिक सुरक्षा विश्व के सभी या लगभग सभी देशों की यह वचनबद्धता है कि वे किसी भी आक्रामक देश को पराजित करने के सामूहिक प्रयास करेंगे। इस व्यवस्था में कोई पूर्व निर्धारित शस्त्र नहीं होता। कोई भी देश आक्रामक हो सकता है। समस्त विश्व समुदाय से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अपने में से ही निकलें, किसी आक्रामक देश को पराजित करने का सामूहिक प्रयास करेंगे। आक्रमण करने वाले देश को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय किसी एक के लिए सभी तथा सबके लिए प्रत्येक, यह तो शांति भंग के विरुद्ध पारस्परिक बीमा है। यह एक संयुक्त कार्रवाई की ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण को रोका या विफल किया जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सब देशों की संप्रभु समानता और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है, हम इसका आंसर इस तरह से लिखकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो सामूहिक सुरक्षा है वो आपको इस तरह से लिखकर आना है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पांचवा प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, या फिर विदेश नीति क्या है। हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित करता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय में एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंधों में विस्तार हुआ है। आपस में आदान प्रदान व सहयोग के अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रखकर व जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देशों के साथ अपने संबंध तय करता है, उसे उस देश की विदेश नीति कहते हैं। एक देश के अन्य देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, जिनका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिला था कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से लिखोगे, जिन बातों को ध्यान में रखकर वह जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देशों से संबंध तय करता है, उसे हम उस देश की विदेश नीति कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है
कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है, और ये प्रश्न कई बार पूछ भी लिया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो जल प्रदूषण के क्या कारण हैं इसको समझ लेते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे कि भारत में जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है। इसके अनेक कारण हैं, कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे कि कृषि क्षेत्रों में अनेक रसायनों का उपयोग होता है। ये रसायन वर्षा से घुलकर नदियों, झीलों, तालाबों आदि में मिल जाते हैं और जल प्रदूषित होता है। इसके बाद सेकंड हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि नदियों में साबुन से स्नान और कपड़े धोने से जल प्रदूषित होता है। थर्ड पॉइंट आप इस तरह से लिख दोगे कि प्राकृतिक कारक जैसे मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गारों से भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, आप इस तरह से लिखकर आ सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले आप एक लाइन लिख दोगे कि भारत में जल अनेक कारणों से प्रदूषित होता है, इसके अनेक कारण हैं और वो कारण कौन कौन से हैं वो इस तरह से आपको बता देनी है। पहला क्या लिखेंगे हम, एंड दूसरा ये लिख देंगे, तीसरा यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, हम इस तरह से लिखकर आएंगे कि मतदान या मतदान व्यवहार सफल जनतंत्र के लिए आवश्यक हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्व भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसी से देश की संसदीय प्रणाली चलती है। 18 वर्ष पूरा होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें राजनीतिक दलों का तय चुनाव आयोग की भूमिका होती है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जातीय व्यवस्था में अथवा संप्रदाय ने भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया गया है या फिर किया है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है कि लोक अदालत क्या है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे यह सामान्य न्यायालयों से अलग है क्योंकि यह विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे कि वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है वहां लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि लोक अदालत क्या है। ठीक है, क्या लिखोगे आप, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है और वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहाँ अधिक समय लगता है वहाँ लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखा है कि ग्राम सभा क्या है। तो देखिए, हम इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई यानी ग्राम सभा को माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता यानी प्रधान की जाती है। प्रधान के अनुपस्थित रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है। ग्राम सभा
अपना निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम की मतदाता सूची में अंकित होता है। ग्राम सभा के कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में होते हैं। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगी। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई ग्राम सभा को माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाती है। प्रधान के अनुपस्थित रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है और ग्राम सभा अपने निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम की मतदाता सूची में अंकित होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि ग्राम सभा के कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में होते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। तो हम इस तरह से लिखकर आएंगे कि 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का 6ठा राष्ट्र बन गया। मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए तथा अपनी नीति भी घोषित की। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरंभ से ही 2 मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इसके बाद आप लिखोगे ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग और अपने परमाणु प्रयत्नों के लिए कौशल, साज सामान और तकनीक के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ जाए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जो आंसर है हम इस तरह से लिख कर आएंगे। अब इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का 6ठा राष्ट्र बन गया। मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए तथा अपनी नीति भी घोषित की। इसके बाद हम लिखेंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आरंभ से ही 2 मुख्य उद्देश्य रहे हैं। ऊर्जा का उत्पादन और उद्योग चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में रेडियो आइसोटोपों का उपयोग और अपने परमाणु प्रयत्नों के लिए कौशल, साज सामान और तकनीक के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ जाए। तो भारत के परमाणु नीति के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं, आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। क्लियर। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको। इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें भी जो आपके रह गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम कवर करेंगे। तो गाइस अगर सच में आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच।